किसान की जिनजादी से मुलाकात। सूरज की तेज किरणें आसिम के बदन पर पड़ रही थी। वो खेत में काम कर रहा था, पसीने से शराबुर। अचानक उसकी नजर इस लड़की पर पड़ी जो हर रोज उस बाग से गुजरती थी। वो कोई शहजादी सी लगती थी, अपने पुरसुकून और पुरएतमाद चाल से। उसका नाम महानूर था। आसिम ने अपना काम रोककर उसे देखना शुरू किया। महानूर ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, क्या हुआ, हाथ क्यों रोक दिए? जल्दी काम करो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आसिम को नहीं मालूम था कि वो कौन है। ये पहली बार था कि उसके वालिद ने उसे बाग में घास काटने के लिए भेजा था। जैसे ही महानूर उसके करीब से गुजरी, उसके वजूद में एक अजीब सी खुशबू आई और आसिम अपने होश खो बैठा। वो सोचने लगा, ये कौन है, कहाँ से आई है? क्या ये इस हवेली की मेहमान है? इसकी आंखों ने महानूर को दूर तक देखा, जो दरख्तों के पीछे कहीं गायब हो गई। आसिम ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गया। लेकिन उसके दिल में इस खूबसूरत लड़की की तस्वीर बस गई थी। आसिम एक गरीब किसान का बेटा था। उनके गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसे उसके वालिद बरसों से पक्का करना चाहते थे, लेकिन माली हालात इजाजत नहीं देती थी। आसिम पढ़ाई में होशियार था और मैट्रिक के बाद उसने शहर जाकर मजीद तालीम हासिल करने का फैसला किया था। शहर में रहना आसान ना था। उसका एक दोस्त था जिसके साथ वो रहता था। हालांकि दोस्त के घर वालों को इस बात पर एतराज था। दिन भर कॉलेज में रहने के बाद शाम को आसिम कहीं काम ढूंढता ताकि अपनी फीस का बंदोबस्त कर सके। एक रात जब खानदान खाना खा रहा था, आसिम के वालिद ने बताया कि चांदनी हवेली में जो लड़की आई है, गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कैसी बातें अब्बू? आसिम ने पूछा। एक आदमी कह रहा था कि उसने कई बार रात के वक्त उस लड़की को कब्रिस्तान में घूमते देखा है। कभी उसके हाथ में सुर्ख गुलाब होते हैं, कभी अगरबत्ती। वो एक कब्र पर जाकर फूल चढ़ाती है और अगरबत्ती जलाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कब्र किसी अजनबी की है, एक लावारिस लाश की। आसिम चौंक गया। उसके वालिद ने बताया कि वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी शनाख्त ना हो सकी। ये सुनकर आसिम की तजस्सुस बढ़ गया। वो जानता था कि महानूर इस अजनबी की कब्र पर क्यों जाती है। अपने दिल की बेचैनी से मजबूर होकर आसिम रात 12 बजे अपने घर से निकला। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो चांदनी हवेली की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई ना था। अचानक उसे याद आया कि महानूर कब्रिस्तान जाती है। तेज कदमों से वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। दूर से उसे महानूर का साया नजर आया। छुपकर उसने देखा कि महानूर के हाथ में पकड़े फूल कब्र पर रखे और वहां सर रखकर लेट गई। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर जो हुआ उसने आसिम के होश उड़ा दिए। महानूर उठकर एक पुराने दरख्त के अंदर गायब हो गई। आसिम ने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन यह सच था। वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। खौफ से कांपते हुए आसिम उस दरख्त के पास गया और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब ना मिला। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। महानूर अपनी काली आंखों से उसे घूर रही थी। तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मेरी हकीकत जान लोगे तो होश उड़ जाएंगे। तो गुस्से से बोली। आसिम ने दिलेरी से कहा, तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। महानूर ने अपना रुख मोड़ा और कहने लगी, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। मेरा बदला पूरा होगा तो मैं चली जाऊंगी। आसिम ने पूछा, लेकिन तुम हर रात इस कब्र पर क्यों आती हो? तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है? मेरे अब्बू कहते हैं कि ये शख्स लावारिस था, उसकी कोई शनाख्त नहीं थी। लावारिस? महानूर गुस्से से चिल्लाई, जानते भी हो कि ये कौन है? इस गांव से इसका क्या रिश्ता है?
लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे क्या लगते हो? आसिम शर्मिंदा होकर बोला। लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे आता हूँ। महानूर मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम एक पढ़े लिखे और खूबसूरत जवान हो, इस गांव का मुस्तकबिल बदल सकते हो, फिर क्यों जफर खान के गुलाम बने हुए हो? जफर खान का नाम लेते वक्त उसकी आवाज में नफरत थी। आसिम ने बेबसी से बोला, सारे गांव वाले इसकी दौलत और जागीर की वजह से मजबूर हैं। वो बहुत अमीर है, लेकिन दूसरों का हक छीन कर कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने किसका हक छीना? महानूर ने पूछा। वो तो जफर खान है, रहीम खान का भाई। दोनों भाई बड़े जमींदार थे, आसिम ने जवाब दिया। महानूर नफरत से बोली, दोनों भाई थे लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ। एक का दिल मोहब्बत और नेकी से भरा था, दूसरे के दिल में लालच और बदी। मैं जफर खान को अच्छी तरह जानती हूँ। आसिम ने डरते डरते पूछा, तो क्या जफर खान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? वो तुम्हारा चचा नहीं? नहीं, वो मेरा चचा नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। मेरा उससे कोई खूनी रिश्ता नहीं। मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा रहीम खान के लिए आई हूँ, जिन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी हवेली की हिफाजत करूंगी, जिसका नाम उन्होंने चांदनी हवेली रखा था। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। आसिम बेचैनी से उसे देखता रहा। वो अब भी कब्र का राज जानना चाहता था, लेकिन महानूर के आंसू देखकर उसकी हिम्मत न हुई। चलो हवेली वापस चलते हैं, रात में यहाँ रहना ठीक नहीं, आसिम ने उसे दिलासा देते हुए कहा। महानूर जब चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर तक आसिम को उसके कदमों की आवाज सुनाई देती रही। फिर उसने बगैर मुड़े कहा, तुम गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारी खूबसूरती लाजवाब है। जब कोई जवाब ना मिला तो आसिम मुड़कर देखने लगा। वहां कोई न था, महानूर गायब हो गई थी। हालांकि आसिम अब तक उसके कदमों की आवाज सुन रहा था। हैरान और खौफजदा वो वहीं खड़ा रह गया था। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। जफर खान अपनी हवेली से गायब हो गए थे। रात को वो अपने कमरे में सोए थे, लेकिन सुबह उनका कोई निशान ना मिला। आसिम के दिल में शक था। रात को ही महानूर जफर खान के बारे में अजीब बातें कह रही थी। गांव वालों को भी शक होने लगा। एक आदमी ने कहा, हो ना हो ये वही लड़की है जिसकी हरकतें अजीब हैं। रात को कब्रिस्तान जाती है, कहीं उसका ताल्लुक किसी भूत परी से तो नहीं? हो सकता है जफर खान की गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ हो। गांव वाले चांदनी हवेली पहुंचे। महानूर सफेद लिबास में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप लोगों को क्या चाहिए? उसने रौबदार आवाज में पूछा। अगर जफर खान अपनी हवेली से गायब हो गए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक शख्स ने कहा, वो आपके चचा हैं। क्या आपको धोखा नहीं है कि वो अचानक गायब हो गए? आप इन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे इससे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, महानूर ने गुस्से से कहा। अब वो मेरे कुछ नहीं लगते। तब किसी ने शक जाहिर किया, हम आपकी हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। हो सकता है जफर खान के गायब होने के पीछे आप ही का हाथ हो। महानूर ने सबको अंदर आने की इजाजत दे दी। आसिम भी हुजूम के साथ अंदर जाने लगा। तब महानूर उससे धीरे से बोली, तुम भी उन बेवकूफों के साथ मिल गए? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आसिम ने बेबसी से कहा, लेकिन गांव वालों के साथ जाना मेरी मजबूरी है। मेरा पूरा खानदान इस गांव का है। हवेली में कहीं भी जफर खान का निशान न मिला। मायूस होकर गांव वाले वापस जाने लगे। आसिम के दिल में अब भी शक था कि महानूर का जफर खान के गायब होने से कुछ ताल्लुक है। अगली रात अपने दिल की बेचैनी से मजबूर होकर आसिम फिर चांदनी हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। यह आवाज किसी मर्द की थी और हवेली के अंदर से आ रही थी। भागकर आसिम अंदर गया, लेकिन
ना तो महानूर नजर आई और ना ही चीखने वाला शख्स। अचानक उसे जमीन के नीचे से आवाज सुनाई दी। क्या हवेली में कोई तहखाना है? आसिम ने तहखाना ढूंढना शुरू किया। उसकी नजर एक सुतून के पास लगे लोहे के ढक्कन पर पड़ी। वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंधेरे में उसने सुना कि एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। जैसे ही आसिम ने दरवाजा खोला, धुंधली रोशनी में उसने देखा कि जफर खान एक कुर्सी पर बंधे बैठे हैं। मेरी मदद करो, जफर खान ने खौफजदा होकर कहा। मुझे यहाँ से छुड़ाओ वरना वो मुझे मार डालेगी। वो अपना बदला लेने आई है। आसिम जैसे ही अंदर उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, एक भारी आवाज गूंजी, खबरदार, उसे हाथ मत लगाना। जब तक ये अपने जुर्म का एतराफ नहीं करता, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अंधेरे से महानूर बाहर निकली। आज उसका चेहरा खौफनाक लग रहा था। तुम क्या खेल खेल रही हो? आसिम ने गुस्से से पूछा। ये हमारे गांव का जमींदार है, हजारों लोग उसके यहाँ काम करते हैं। महानूर ने कहा। क्या तुम्हें उसकी सच्चाई मालूम है? ये वो शख्स है जिसने अपने भाई की जान ली, सिर्फ इस हवेली और दौलत के लिए। क्या कह रही हो तुम? जफर खान ने अपने भाई रहीम खान को मार दिया था। आसिम हैरान था। महानूर रोते हुए बोली। हाँ, उस रात रहीम खान की मौत हो गई थी। जफर खान गिड़गिड़ाने लगे। मैं अपना हर जुर्म मानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी सजा मत दो। महानूर ने आसिम को पीछे हटने का इशारा किया। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसी जैसा होगा। लेकिन आसिम सच्चाई जानना चाहता था। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम वाकई रहीम खान की पोती हो? लेकिन ये सब तो कहते हैं कि उनकी कोई औलाद न थी। महानूर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। रहीम खान और जफर खान दो भाई थे। रहीम खान एक नेक और रहमदिल इंसान थे, जबकि जफर खान लालची और बदकार था। रहीम खान ने उस हवेली को बनवाया और इसका नाम चांदनी हवेली रखा। लेकिन मैं रहीम खान की पोती नहीं हूँ। मैं एक जिन हूँ, एक यतीम जिन जिसे रहीम खान ने पनाह दी थी। मैं छोटी थी जब मेरे माँ बाप मर गए। भटकते भटकते मैं इस गांव में आई और चुपके से उस हवेली में रहने लगी। एक दिन रहीम खान ने मुझे देख लिया। वो एक नेक इंसान थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और कहा मैं यहाँ छुप कर रह सकती हूँ। लेकिन एक रात कुछ लोग जबरदस्ती हवेली में घुस आए और रहीम खान को घसीट कर बाहर ले गए। मैं इस वक्त छोटी थी और कुछ न कर सकी। रहीम खान कभी वापस न आए। बाद में जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला कि जफर खान ने उन्हें 3 दिन तक कैद में रखा, जबरदस्ती कागज पर दस्तखत करवाए और फिर इन्हें जहर दे दिया। उनकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। 15 दिन बाद एक लावारिस लाश के तौर पर वो मिले, जिनकी शनाख्त ना हो सकी। मैं उनकी कब्र पर रोती रहती हूँ। सिर्फ इस शैतान की सच्चाई बताने के लिए मैं वापस आई। आसिम सख्ते में आ गया। क्या तुम वाकई एक जिन हो? इसी दौरान गांव वाले भी तहखाने में आ गए। उन्होंने महानूर की पूरी कहानी सुन ली थी। जफर खान ने हमारे साथ धोखा किया। गांव वाले गुस्से से चिल्लाए। वो न सिर्फ रहीम खान भाई था, बल्कि हमारा सरफरोश भी था। लेकिन इसके जाने के बाद हम जफर खान के गुलाम बन गए। गांव वाले जफर खान को घसीट कर ले गए। ये कहती है कि इसका फैसला पंचायत में होगा। खाने में अब सिर्फ आसिम और महानूर थे। आसिम मुस्कुराकर बोला, पहली बार किसी जिन को इतना खूबसूरत देखा। क्या तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो? महानूर हंसी। मैं बहुत खौफनाक भी हो सकती हूँ। क्या मेरा असली रूप देखना चाहोगे? आसिम ने हाथ जोड़कर कहा। नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। महानूर ने कहा, अब मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ जफर खान की सच्चाई बताने के लिए आई थी। अब मैं अपने कबीले में लौट जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिस कमरे में मैं रहती थी वहां रहीम खान का एक खजाना छुपा है। तुम चाहो तो इसे पा सकते हो। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। आसिम ने जल्दी से उस कमरे में जाकर खजाना निकाला। उसने सोचा
कि अब वो अपने खानदान को गांव से बाहर ले जाएगा और शहर में बसाएगा। इसकी किस्मत बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि जफर खान ने नदी में कूदकर खुदकशी कर ली। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने उसे धक्का दिया था, कुछ कहते थे कि उसने खुद छलांग लगाई थी, लेकिन आसिम जानता था कि बुरे काम करने वालों का अंजाम बुरा होता है। आसिम के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। खजाने में सोने चांदी के सिक्के, कीमती हीरे जवाहरात और कुछ पुरानी जायदाद के कागजात थे। इस सब को देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या वो इस दौलत को अपने लिए रख ले? क्या ये सही होगा? एक रात तक सोचने के बाद आसिम ने अपने वालिद को सारी सच्चाई बताई। वालिद के चेहरे पर पहले हैरत छाई, फिर फिक्र। बेटा, इस खजाने में रहीम खां की मेहनत और ख्वाब है। उन्होंने समझाया, हम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। रहीम खां इस गांव के अच्छे मालिक थे, उनकी याद में कुछ करना चाहिए। आसिम मुत्तफिक हो गया। उसने खजाने का एक हिस्सा अपने खानदान के लिए रखा और बाकी से गांव की तरक्की करने का फैसला किया। पंचायत को बुलाकर उसने तजवीज रखी कि गांव में स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा और आबपाशी के लिए नहर बनेगी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वर्षों से जफर खान के मजालिम से परेशान उन्हें एक नई उम्मीद मिली थी। चांदनी हवेली को भी नई जिंदगी मिली। आसिम ने इस गांव का कम्युनिटी सेंटर बना दिया। इस गांव को कम्युनिटी सेंटर बना दिया, जहां मीटिंगें होती, त्योहार मनाए जाते और बच्चे खेलते। 2 साल गुजर गए। आसिम ने अपनी तालीम मुकम्मल की और गाँव में ही रहकर तरक्याती कामों में जुड़ गया। गांव की शक्ल बदल गई थी। किसान खुशहाल थे, बच्चे स्कूल जाते थे। अब चांदनी हवेली फिर से पुर रौनक हो गई थी। एक शाम जब आसिम चांदनी हवेली के बाग में टहल रहा था, उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वो चौंक कर मुड़ा। सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। महानूर नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? आसिम ने पूछा। हालांकि उसके दिल में जवाब मालूम था, मेरा नाम रोशनी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं महानूर की बहन हूँ। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताती है। आसिम का दिल धड़क उठा। महानूर कैसी है? वो ठीक तो है? वो बहुत खुश है, रोशनी ने कहा, और तुम्हारे किए हुए काम से बहुत मुतासिर है। उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए भेजा है। रोशनी ने अपना हाथ में पकड़ा एक छोटा सा डब्बा आसिम को दिया। आसिम ने उसे खोला। इसमें एक अजीब हीरा था जो आसमानी नीला रंग बिखेर रहा था। ये चांदनी मानी है, रोशनी ने बताया। इसे रहीम खान ने महानूर को दिया था। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें खुद एतमादी देगा। महानूर चाहती है कि अब ये तुम्हारे पास रहे। आसिम ने शुक्रिया अदा करते हुए मानी ले ली। क्या मैं कभी महानूर से मिल सकता हूँ? रोशनी ने सर हिलाया। शायद, लेकिन अभी नहीं। हम 2 अलग अलग जहां हैं आसिम। हम 2 अलग अलग जहां हैं आसिम, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। तब बाग में हवा का एक तो तेज झोंका आया और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हवा में मिलने लगी। आसिम देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दुख की नहीं बल्कि शुक्रगुजारी की। उस रात आसिम ने फैसला किया कि अपनी जिंदगी रहीम खां के ख्वाबों को पूरा करने में लगाएगा। वो गांव में एक मिसाली गांव बनाएगा, जहां हर किसान खुशहाल हो, हर बच्चा पढ़े और सब एक खानदान की तरह रहे। वक्त गुजरता गया। आसिम की शादी गांव की एक सादा लड़की से हो गई, जिसने उसके मिशन में साथ दिया। गांव पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ की तरक्याती मॉडल को देखने आते। हर साल रहीम खान की बरसी पर आसिम रात को अकेले उस कब्र पर जाता, सुर्ख गुलगाब चढ़ाता। वहां उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे महानूर उसे देख रही है, उसके साथ हो। एक बार जब वो कब्र के पास बैठा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे बाबा की ख्वाबों को सच कर दिखाया आसिम। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आसिम मुस्कुराया। वो जानता था कि कुछ रिश्ते जिस्म के बंधन से
मावेरा होते हैं और कुछ मोहब्बतें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें लफ्जों की जरूरत नहीं होती। गाँव की कहानी भी बदल गई थी। अब लोग जफर खां के मजालिम के बारे में नहीं बल्कि रहीम खां की रहमदिली और आसिम के बदलाव के बारे में बातें करते थे। और जब कभी रात की चांदनी हवेली के पास गुजरते तो एक खूबसूरत जवान लड़की का साया देखने का दावा करते, जो बच्चों पर प्यार बड़ी निगाह रखती थी। आसिम के बच्चे बड़े हो रहे थे, इनमें उसका बेटा इरफान खास था। वो अक्सर कहता था कि वो ख्वाब में खूबसूरत परी से बातें करता है। आसिम जानता था कि महानूर अगली नस्ल में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही। कब्रिस्तान के पास एक पुराना दरख्त था जिसमें कभी कभार रात के वक्त एक अजीब सी रोशनी नजर आती और ऐसा लगता जैसे कोई उससे निकल रहा हो, इसमें समा रहा हो। गांव वाले अब इससे नहीं डरते थे। वो जानते थे कि ये रोशनी उनकी हिफाजत परी महानूर की है, जो दो जहानों के दरमियान पलकर उनके गांव की निगरानी करती है। आसिम जब कभी इस दरख्त के पास से गुजरता, एक पल रुककर उसे देखता और धीरे से कहता, शुक्रिया महानूर, मेरी जिंदगी को एक नई सिमत देने के लिए। और हवा में एक मीठी खुशबू फैलती, जैसे कह रही हो ये तो मेरा फर्ज था आसिम, और तुमने उसे पूरा करके मुझे आजाद कर दिया। 20 साल गुजर गए। आसिम अब गांव के एक मौजूद मुख्तार शहरी था। उसके बेटे इरफान ने शहर में आला तालीम हासिल की और वापस गांव आकर अपने वालिद का काम संभाल लिया। इरफान भी अपने वालिद की तरह कब्रिस्तान जाता और रहीम की कब्र पर फूल चढ़ाता। एक रात जब इरफान वहां गया, उसने देखा कि एक अनजान लड़की पहले से वहां बैठी है। वो खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम कौन हो? इरफान ने पूछा। तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आती हूँ इरफान, मेरा नाम दीबा है। इरफान हैरान था। तुम वही हो, लेकिन तुम तो। हाँ, मैं महानूर की बेटी हूँ, दीबा ने कहा। हमारी दुनिया में भी वक्त आगे बढ़ता है इरफान, और कुछ चीजें नस्ल दर नस्ल चलती हैं। दीबा और इरफान की मुलाकातें बढ़ गई तो अलग अलग जहानों के दरमियान एक नया रिश्ता बन रहा था। जब आसिम को इसके बारे में पता चला, वो मुस्कुराया। तारीख खुद को दोहराती है, उसने अपनी बीवी से कहा, लेकिन इस बार मोहब्बत के साथ, बदले के साथ नहीं। वक्त के साथ आसिम बूढ़ा हो गया। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे महसूस हुआ कि उसका वक्त पूरा हो रहा है। बाहर 14वीं का चांद था, चांदनी उसकी खिड़की से आ रही थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वो मुड़ा और देखा कि महानूर उसके बिस्तर के पास खड़ी है, वैसी ही खूबसूरत जैसे वो पहले थी। तुम आखिर आ गई, आसिम ने कमजोर आवाज में कहा। मैं तुम्हें लेने आई हूँ आसिम, महानूर ने प्यार से कहा। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। इरफान संभाल लेगा और दीबा उसकी मदद करेगी, जैसे मैंने तुम्हारी की थी। आसिम ने महानूर का हाथ थाम लिया। क्या अब हम साथ रह सकते हैं? हाँ, महानूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात आसिम सुकून से सो गया। सुबह जब लोग उसके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सी तमानियत थी और इसके हाथ में वही चांदनी मानी थी जो अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। इरफान ने अपने वालिद का आखिरी रस्म कब्रिस्तान में रहीम खां की कब्र के पास करवा दिया। जैसी आखिरी मिट्टी दी गई, लोगों ने देखा आसमान में दो बादल एक दूसरे से मिल गए। एक पल के लिए उनसे रोशनी की एक किरण निकली। देखो, एक बुजुर्ग ने कहा, रहीम खां साहब, महानूर और आसिम अब साथ हैं। और वाकई उस दिन से गांव में एक नई रिवायत शुरू हुई। हर 14वीं की रात जब चांद पूरी तरह निकलता, लोग चांदनी हवेली के बाहर जमा होते और आसमान में चमकते सितारों को देखते जो हमेशा एक दूसरे के करीब रहते। इरफान और दीबा की कहानी भी आगे बढ़ती रही। एक ऐसी कहानी जिसमें दो जहानों का मिलाप था, इंसानी और जिन की। उनके बच्चे भी खास ताकतों के साथ पैदा हुए और वो गांव की हिफाजत तरक्की के नए मरहले की इब्तिदा करते।
ہر شام جب سورج ڈھلتا تپتی دھوپ کی گرمی کم ہوتی اور چاندنی حویلی کی چھاؤں لمبی ہوتی تو لوگ کہتے کہ عاصم اور ماہنور اس باغ میں ٹہلتے ہوئے نظر آئے ہیں، دو روحیں جو آخر کار ایک ہو گئی، جنہوں نے ثابت کیا کہ سچی محبت کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی